Dear students, hope all of you are fit and fine at your home. Our last topic was Bohr's model and its limitations. बोर मॉडल की लिमिटेशंस क्या क्या रही थी बेटा. इसके बाद जो हम अब पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक में हमने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, जो एक लिमिटेशंस ही हैं बोर मॉडल की, क्योंकि उसने इनको हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इन दोनों को कहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की. टुडेज टॉपिक वाई बोर मॉडल जो है वो हमारा ख़राब जो मॉडल क्यों हो गया, वो क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया बेटा. क्योंकि देखो जो बोर मॉडल था वो एक क्लासिकल मॉडल था. बोर मॉडल क्या था बेटा? क्लासिकल कंसेप्ट था. क्लासिकल कंसेप्ट. ये जो न्यूटन के लॉ है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर काफ़ी रिलेट करता था. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स के जो लॉ थे मोशन के, वो क्या है? मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए है, ना कि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए. माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के अगर वो न्यूटन्स के लॉ एप्लीसिबल होते हैं तो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ ड्यूअल नेचर शो करती हैं. ड्यूअल नेचर का मतलब वो क्या है? पार्टिकल की तरीके से भी चलती हैं और एक वेव की तरीके से भी चलती हैं. अगर न्यूटन्स के लॉ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के ऊपर लागू होते तो ड्यूअल नेचर होना चाहिए था. आप लोग भी वेव की तरीके से चलते हुए दिखाई देने चाहिए थे, और एक पार्टिकल के रूप में तो आप हैं ही, एक वेव के तरीके से और चलते हुए दिखाई देने चाहिए थे. लेकिन ऐसा नहीं है. न्यूटन के लॉ किस पे एप्लीसिबल होते हैं? माइक्रोस्कोपिक जो बॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर लागू होते हैं, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के ऊपर लागू नहीं होते. तो जो बोर मॉडल था बेटा, वो इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाया सारी चीज़ों को, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड था? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. उसने जो डी ब्रोगली ने बताया हमें, डी ब्रोगली ने जो हमें बताया था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर, ये कहीं एक्सप्लेन नहीं किया. और दूसरा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको भी नहीं अपने जो मॉडल के अंदर उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, नहीं लिया. अगर बोर के अकॉर्डिंग देखें तो उसने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है. वो क्या करता है? रिवॉल्व करता है एक प्लेन के अंदर, और एक जो हमारा डिस्क फॉर्म होती है, या आप सर्कुलर पाथ कहें, उसके अंदर एक प्लेनर मोशन शो करता है. इस तरीके से क्या होगा? बोर के अकॉर्डिंग अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो प्लेनर मोशन शो कर रहा है तो हम बता सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो कहाँ होगा. लेकिन जब हमने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ा तो हम ये जो माइक्रोस्कोपिक हमारे पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हम नहीं बता सकते सर्टेनिटी के साथ कि उनकी पोजीशन और वेलोसिटी क्या रहेगी. तो जो बोर मॉडल था बेटा वो फेल हो गया था एक्सप्लेन करने में एटम को, फेल्स टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इसके बाद क्या था? जो हमारा नया जो मॉडल आया था वो क्वांटम कंसेप्ट आया था, क्वांटम मैकेनिक्स. ये क्लासिकल मैकेनिक्स थी, ये क्वांटम मैकेनिक्स. तो इरविन सैरोडिंजर नाम का एक साइंटिस्ट था हमारा, इरविन सैरोडिंजर 1926, जिसने हमें क्या दिया था? क्वांटम कंसेप्ट दिया था. इरविन सैरोडिंजर ने क्या किया बेटा? हाइड्रोजन लाइक एटम्स और हाइड्रोजन को क्या किया? उसने स्टडी किया और एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हमें. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था इसका? ये था डेल स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0. ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन दिया. ये क्या है? डबल डिफरेंशिएशन या डबल कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड का. यहाँ पर जो साई है ये एम्पलीट्यूड है बेटा. साई क्या है? साई इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. आपको इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद नहीं करनी है, क्योंकि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही सोल्व करने में बड़े बड़े जो मैथमेटिशियन थे उनके पसीने छूट गए थे. अगर इसको मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर लगा दिया जाए तो ये शायद सोल्व भी ना हो. ठीक है ना? तो लेकिन ये थी क्या? क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक थी. इसमें से हमने जो पॉइंट पढ़ना है वो क्या है? साई क्या है यहाँ पर? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. ठीक है ना? इसकी भी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साई का अगर हम स्क्वायर करते हैं, साई का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो क्या बताता है हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन
अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ड्यूअल नेचर शो करता है, वो वेव की तरीके से चलता है। तो साई क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो एम्पलीट्यूड होगा वेव का, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या करेगा वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कहाँ मिल सकता है हमें उसके बारे में बताएगा। प्रोबेबिलिटी से समझें आप, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम श्योरिटी के साथ ये बता सकें कि इलेक्ट्रॉन यही होगा, सर्टेनिटी नहीं है बेटा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको कि कैसे सर्टेनिटी नहीं है। देखो एक दिन बाई चांस ऐसा मौसम हो कि बरसात होने वाली हो सकता है बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हो स्काई के अंदर, आप क्या कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी है कि बरसात हो सकता है अचानक से वो बादल जो हैं वो सारे के सारे छट जाएं, बरसात ना हो। प्रोबेबिलिटी तो थी लेकिन क्या है, बरसात नहीं हो पाई। एक इंटेलिजेंट बच्चा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप क्या कहेंगे, वो क्रैक कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या कर देगा, उस एग्जाम को क्रैक कर देगा। लेकिन सर्टेनिटी के साथ आप नहीं कह सकते कि वो क्रैक करेगा ही, हो सकता है उससे वो एग्जाम क्रैक ना हो। तो ऐसा ही साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के अराउंड, कि हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, 90% चांस है कि वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है ना। तो साई का स्क्वायर, जब हमने इलेक्ट्रॉन्स जो भी मान लिया हाइड्रोजन के लिए पढ़े हैं बेटा, हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब बोर का मॉडल क्या कह रहा था कि ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, तो हम बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, लेकिन बोर का जो मॉडल है वो फेल हो गया है। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स में क्या किया था, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए इसको सोल्व करके साई स्क्वायर बताया गया हमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। अगर हम हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताएं तो आप श्योरिटी के साथ ये नहीं बता सकते कि वो न्यूक्लियस के किस तरफ है, यहाँ है, वहाँ है, वहाँ कहाँ है, नहीं बता सकते आप उसको। तो क्या किया गया बेटा, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स खींची गई इस इलेक्ट्रॉन की और हर पिक्चर को एक डॉट माना गया। तो ये न्यूक्लियस है हमारा, तो किस तरीके की जो हमारे पास पिक्चर आई वो इस तरीके से थी जो पिक्चर हमारे पास फाइनल आई बेटा। वो मान लिया ये हमारा न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको फाइंड करने के लिए मान लिया हमने किसी हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के अंडर उसको देखा और उसकी पिक्चर्स को कैप्चर किया। तो हर डॉट क्या है, एक पिक्चर है इलेक्ट्रॉन की। तो हम क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, हर एक डॉट क्या है, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इस टाइम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, इस तरीके से मान लिया हमने उसकी पिक्चर्स कैप्चर की। तो और सभी को क्या किया, एक दूसरे के ऊपर रख दिया और सभी पिक्चर्स को इकट्ठा किया गया। तो इस तरीके की एक स्ट्रक्चर हमें मिली है। ठीक है, ये जो हमने सर्कल लगाया है इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है। ये आप इसको एज्यूम करें जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी का छत्ता होता है। तो जो मधुमक्खी होती है क्या होता है, कई बार उस छत्ते के नज़दीक चली जाती है, कई बार दूर हो जाती है। आपको कभी किसी छत्ते के पास जाके देखना मधुमक्खी के, तो मधुमक्खी आपको उड़ती हुई दिखाई दे, तो मान लिया ये उसका हाइव है जहाँ पर वो छत्ता लगाया हुआ, वो क्या करती है, कभी तो इसके बिल्कुल नज़दीक चली जाती है, कभी दूर चली जाती है, कभी नज़दीक कभी दूर। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल न्यूक्लियस के कभी नज़दीक होगा, कभी दूर होगा, कभी नज़दीक होगा, कभी दूर होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो वेव थी उसका साइज जो एम्पलीट्यूड था उसका स्क्वायर करके हम बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो साई स्क्वायर हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बताता है बेटा, क्या बताता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक, इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बताता है। ठीक है ना। अब जो आप देखेंगे कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो न्यूक्लियस के नज़दीक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है हमें, कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दूर तक भी हो सकता है, बहुत नज़दीक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मैक्सिमम जो पिक्चर्स आई हमें उसमें क्या दिखाई दिया, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक सा दिखाई दिया।
हमने क्या किया था, जितनी भी मैक्सिमम हमारी पिक्चर्स की डॉट्स थी उनको एक सर्कल के अंदर क्या कर लिया है बेटा, बंद कर लिया है कि ये यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगी हमें। इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ भी है, लेकिन क्या है, वो बहुत कम है। जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। न्यूक्लियस के नज़दीक इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। उसने क्या कहा है, इस तरीके की चीज़ को 3 डायमेंशनल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, 3 डायमेंशनल मोशन शो कर रहा है यहाँ पर। ये नहीं है कि वो क्या है, एक राउंड शेप में चक्कर लगा रहा है या किसी और उसमें, वो क्या है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसमें शेप में क्या कर रहा है बेटा, मोशन शो कर रहा है। इस 3 डायमेंशनल स्पेस, 3D स्पेस जो न्यूक्लियस के अराउंड है, न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम, उसको क्या बोला बेटा उसने, ऑर्बिटल बोला है। क्या बोला है, ऑर्बिटल। ठीक है, अब क्या है, सिर्फ एक ही वेव एसोसिएटेड नहीं होती, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा हमारे पास तो उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ अलग अलग एनर्जी की, अलग अलग एम्पलीट्यूड की वेव्स हैं, तो अलग अलग तरीके के हमारे पास ऑर्बिटल्स भी होंगे। ये नहीं होगा कि सिर्फ एक ही तरीके के ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास, क्योंकि अलग अलग तरीके की वेव्स का जब हम स्क्वायर करेंगे एम्पलीट्यूड का, तो हमें जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग मिलेगी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की। तो अलग अलग टाइप के भी हमारे पास क्या होंगे, ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल डिफरेंट टाइप के होंगे हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब हम डिफरेंसेस करते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं बेटा, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस। तो यहाँ पर ऑर्बिट के बारे में लिखते हैं पहले, इसके बाद ऑर्बिटल के बारे में लिखेंगे आगे। यहाँ ऑर्बिटल के बारे में लिखेंगे बेटा। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ और डिस्क लाइक पाथ। ये क्या है बेटा, 3D पाथ अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है यहाँ पर प्लेनर होता है बेटा, प्लेनर, और इन वन प्लेन। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है बेटा वो क्या होता है, 3D में। ये क्या है, ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस है, जहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यहाँ पर क्या है, श्योरिटी है बेटा, सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी अबाउट इलेक्ट्रॉन की। हम सर्टेन है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। चौथा बेटा, ये क्या नहीं करता, ये डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर, हेजनबर्ग, इनको एक्सप्लेन नहीं करता बेटा। डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इनको फॉलो नहीं करता। ये क्या करता है, इन चारों को फॉलो करता है बेटा। इट फॉलोज ऑल द प्रिंसिपल्स। इलेक्ट्रॉन फाइंड, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी, ये ऑर्बिटल नहीं बेटा, ऑर्बिट है, ऑर्बिट वो ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो 2n⁻², यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो सकते हैं, 2n⁻²। यहाँ पर वही मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिटल में 2 ही हो सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
सिर्फ 2 ही हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिटल में। तो ये डिफरेंस है बेटा ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर, आप इनको आपको ये याद करने हैं। इसके बाद जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसका आउटकम क्या रहा, क्वांटम मैकेनिक्स का जो मेन आउटकम था बेटा वो था क्वांटम नंबर्स। क्वांटम मैकेनिक्स का जो मेन आउटकम था हमारे पास वो क्या है, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम, आपको हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं याद करना है ना, हेजनबर्ग बोल रहा हूँ बेटा, आपको जो शेरोडिंगर ने जो इक्वेशन दी है वो याद नहीं करनी है, क्योंकि वो क्या है, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको आपको सोल्व नहीं हो पाएगा वो आपसे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उसके अंदर और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वो हमारी इक्वेशन है। उसका हमने सिर्फ मेन आउटकम पढ़ना है कि इससे हमें मिला क्या है, उससे हमें मिला क्या है बेटा, क्वांटम नंबर्स मिले हैं। ये क्या है, सेट ऑफ 4 numbers which tells about everything of atom and its electrons। जैसे बेटा शेप, साइज, स्पिन, ओरिएंटेशन, एनर्जी, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या बताते हैं, क्वांटम नंबर्स बताते हैं हमें। ये सेट है 4 क्वांटम नंबर्स का जो हमें बताता है सारी की सारी चीज़ें किसी एटम और उसके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। मेन चीज़ें क्या हैं, शेप है, साइज है, स्पिन है, ओरिएंटेशन है और एनर्जी है। पहले सिर्फ 3 क्वांटम नंबर्स थे हमारे पास। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। दूसरा हमारे पास था बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा बेटा हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो चौथा बेटा वो है स्पिन क्वांटम नंबर, जो बाद में ऐड किया गया था, स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको हम n से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको हम L से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको हम m से डिनोट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर इसको हम s से डिनोट करते हैं बेटा। तो ये सेट है 4 क्वांटम नंबर्स का। 4 नंबर्स का जो हमें बताता है सारी की सारी चीज़ें एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में बेटा, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पहला हमारा जो क्वांटम नंबर बेटा वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं n से। ये हमें बताता है साइज के बारे में। किसके बारे में बताता है बेटा, मेन ये हमें बताता है साइज ऑफ एटम, ठीक है। दूसरा ये बताता है हमें प्रिंसिपल एनर्जी सेल और मेन एनर्जी सेल्स, ठीक है बेटा। तो जो n है इसकी वैल्यू होती है n इंटीजर एक्सेप्ट 0 को छोड़ के n क्या हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। और इसको हम जो हमारी जो मेन सेल्स हैं उनको डिनोट करते हैं K L M N O P, इस तरीके से, ठीक है बेटा। जैसे n की वैल्यू अगर 1 है तो हमारी जो सेल है वो K है, n की वैल्यू 2 है तो सेल L है, n की वैल्यू 3 है तो सेल हमारे पास मेन क्या है, M है, n की वैल्यू 4 है तो सेल हमारे पास N है। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, एनर्जी इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m⁴ बटे n स्क्वायर और h स्क्वायर। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है हमारा एनर्जी निकालने का। n की वैल्यू डिपेंड करती है 1 2 3 4। यहाँ पर अगर हम आप n की वैल्यू रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा मेन सेल है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है,
फिर एनर्जी L, फिर M और फिर N की एनर्जी होती है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी बेटा, K की, उसके बाद L की, फिर M की और फिर N की। तो किसी मेन एनर्जी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होल्ड कर सकती है, उसके लिए फॉर्मूला है 2n⁻²। यहाँ पर n की वैल्यू आप रख दें तो आप बता सकते हैं कि जो पहली सेल हमारी K उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जो दूसरी सेल है L उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी सेल M उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, चौथी सेल N। जैसे हम एज्यूम करते हैं K सेल के लिए n की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, तो आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं मैक्सिमम कितने होंगे 2, n⁻1 का स्क्वायर, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 2। तो L में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप 2⁻2 करेंगे तो 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। ठीक है, इस तरीके से आप इनके अंदर इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। पहला क्वांटम नंबर हमारा क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, n से। ये क्या बताता है, साइज के बारे में बताता है, कितनी उसके पास एनर्जी सेल्स हैं, कौन सी एनर्जी सेल है, मेन एनर्जी सेल के बारे में बताता है। अगर n की वैल्यू 1 है तो सेल K है, n की वैल्यू 2 है तो L है, 3 है, इस तरीके से। उसके बाद हर एक सेल की एनर्जी के बारे में बताता है, किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। उसके बाद क्या है कि हम बता सकते हैं कि किस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा। ठीक है, इसके बाद जो आगे के हमारे जो क्वांटम नंबर्स हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सारा का सारा टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या जूम जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनके अंदर मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू बेटा।